आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भूगोल से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होंगे। कहते हैं बच्चों, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं, स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 11,033 मीटर की है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। चट्टान यानी रॉक, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। पहली आग्नेय अर्थात इग्निशियस, दूसरी अवसादी सेडिमेंट्री, थर्ड कायांतरित मेटामोर्फिक आग्नेय चट्टान। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाटाइट, डायरोटाइट, ग्रेबो आदि। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पैगमाटाइट, कोडारम झारखंड में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। आग्नेय चट्टानी पिंड, मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। पहला बैथोलिए, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। वास्तव में यह एक पातालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है, जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तृत है। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इससे भी बड़ा है। दूसरा स्टॉक, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। तीसरा लेकोलिथ, जब मैग्मा ऊपर की परत की जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदकार रूप में जम जाता है तो इसे लेकोलिथ कहते हैं।
मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लेकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेधी प्रतिरूप है। चौथा, लेपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तश्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। पांचवा, फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो फैकोलिथ कहलाता है। छठा, सिल। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलकर जमता है उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। यह मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शिट कहते हैं। सातवां, डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। दूसरा, अवसादी चट्टान। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं। इन्हें ही अवसादी चट्टान कहते हैं, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं शेलखरी आदि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। तीसरा, कायांतरित चट्टान, मेटामोर्फिक रॉक। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है, जिसे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हैं विसुवियस जो कि भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा जो सुंडा
जल डमरू मध्य में है, फ्यूजियामा जापान में, मेयन फिलीपींस में। तीसरा शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण हैं कोह, सुल्तान एवं देववन। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। गेसर, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी इक्वेडोर है, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल साल्डो 6,885 मीटर एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। भूकंप यानी अर्थक्वेक, भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता की माप रिएक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक तरंग यानी प्राइमरी वेव। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। दूसरा द्वितीय तरंगें सेकेंडरी वेव्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं। इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा एक तरंगे, इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच.डी. लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक की स्थिति सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजरती हैं। इसके 1.53 किलोमीटर प्रति सेकंड है। भूकंपी तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। इससे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, तब कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। दूसरा, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। चौथा, एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। पांचवा, विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परिवर्तित तथा अपवर्तित होती हैं। केंद्र, भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट
P, S तथा L तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती हैं। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक P तथा S तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती हैं और P तरंगे अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहा जाता है। अधिकेंद्र, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। विभिन्न स्थलाकृतियां, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। ए, ब्लॉक पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठते प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल तथा किनारे तीव्र भ्रंश कगारों से सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, साल्ट रेंज। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेमजी नदी तक 4,800 किलोमीटर लंबी है। अवशिष्ट पर्वत, ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, सियरा, गैसा एवं बूटे। संचित पर्वत, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकर, पत्थर, लावा के स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन, ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य अपनतियां और अभिनीतियां होती हैं, जैसे हिमालय, आल्पस, यूराल, रॉकेज, एंडेज आदि। वली पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथिस सागर नामक विशाल भू अभिनति अथवा भूद्रोणी थी। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वह ऊपर उठ गया, जिससे संसार का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वली पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची मोटी चोटी माउंट आबू है के निकट गुर शिखर है, जिसकी समुद्र तट से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। पठार यानी प्लेटू, धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई 300 से 500 फीट होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार,
बोलीविया का पठार, कोलंबिया का पठार। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। अंतः पर्वतीय पठार, जो पर्वतमालाओं के बीच बने पठार होते हैं। दूसरा, पर्वत पदी पठार, पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग। तीसरा, महाद्वीपीय पठार, जब पृथ्वी के भीतर जमा लोकलित भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पदार्थ, समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार। गुंबदकार पठार, चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत में है। मैदान यानी प्लेन, 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। पहला, अपरदनात्मक मैदान, नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपरदन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला, लोएस मैदान, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। दूसरा, कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से निर्मित मैदान। तीसरा, संप्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। चौथा, ग्लेशियल मैदान, हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान, जहां केवल वन ही पाए जाते हैं। चौथा, रेगिस्तानी मैदान, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। निक्षेपात्मक मैदान, नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी एवं वांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान प्रमुख है। भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। पहला, भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, उत्सृत कुआं, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कास झील, युवाल, पोलिये, कंदरा, स्टिलेकाटाइट, स्टिलेग्माइट, लैपिस इत्यादि। सर्वाधिक उत्सृत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा, सागरी जल द्वारा निर्मित स्थल आकृति, सर्फ। दूसरा, वेलाचली। तीसरा, तंगरिका। चौथा, पुलिन। पांचवा, हुक। छठा, लूप। सातवां, टोम्बोलो। हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है सर्क, टार्न, अरेट, हार्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम आदि। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है जुगेन, यार्डंग, इंसेलवर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, बरखाना, लोएस इत्यादि। समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के नाम हैं समुद्री भृगु, भुजिया, लैगून झील, रिया तट, स्टैक, डाल्मेशियन इत्यादि। वन निम्न प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंध सदाबहार वन, जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कहते हैं। इस प्रकार का वन विषुवत रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंध प्रदेशों में पाया जाता है, जहां 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं। दूसरा, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन यानी ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला वन है ये। साल, सागवान एवं बांस आदि इसी वन में पाए जाते हैं। तीसरा, विषुवत रेखीय वन। इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है।
जैतून, कार्क तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष होते हैं। चौथा, टैगा वन। ये वन सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। पांचवा, टुंड्रा वन। यह बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन उगते हैं। छठा है, पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। घास के मैदान। घास भूमियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, उष्णकटिबंधीय घास भूमियां। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका में सवाना के नाम से, ब्राजील में इसे कंपोज कहते हैं, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में लानोस कहते हैं। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां। इसे निम्न नाम से जाना जाता है, प्रेयरी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में है, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी एशिया, यूक्रेन, रूस, चीन के मंचूरिया प्रदेशों में पाया जाता है। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये तथ्य आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी voiceforblind@gmail.com। कहते हैं बच्चों, मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।